यस, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर होनी चाहिए। आ रही है आवाज? गुड। क्लियर? तो ध्यान देना, कल हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित उनके विचारों को देखने का प्रयास किया था, और इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रवाद को देखा था कि राष्ट्रवाद पे नेहरू के विचार क्या है। तो राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, नेहरू धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। संदर्भ को देख लेना, ये इनके वैचारिक पक्ष हैं। तथ्यात्मक पक्ष दूसरी जगह, हम इनके वैचारिक पक्षों को देखने जा रहे हैं। और देखो, धार्मिक राष्ट्रवाद वहां होता है जब किसी एक धर्म की बात को, किसी एक रिलीजन की बात को आप राष्ट्र के स्तर पर लागू कर दें, उस धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र से जोड़ दें। कई जगहों पे धार्मिक राष्ट्रवाद है। ये पाकिस्तान में ईस्ट निंदा है, अगर किसी ने कर दिया इसका मतलब वो स्टेट के खिलाफ जा रहा है। धर्म की बात को राष्ट्र से कनेक्ट करके डिसाइड किया जाता है कि राइट एंड रॉन्ग है। ध्यान देना, कई देशों में ऐसी स्थिति है, भारत में भी ऐसी स्थितियां उभरती रहती हैं। कई बार कुछ विशिष्ट धर्म, कोई भी धर्म हो सकता है, वो अपने धर्म की बातों को राष्ट्र के स्तर से जोड़ देता है और कहता है कि इस धर्म के इंटी में कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब आप राष्ट्र द्रोही हो, आप देश द्रोही हो। उसको हम लोग धार्मिक राष्ट्रवाद की संज्ञा देंगे। तो नेहरू राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, परंतु उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। वो अन्य देशों के साथ सहअस्तित्व, लिबरल नेशनलिज्म की बात करते। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म। अगेन, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। He had supported secular nationalism. ध्यान रखना, इसकी विवेचना कर ली है, डिटेल से नोट्स में है, कॉन्सेप्ट की हमने चर्चा कर ली है। इज इट क्लियर? ये हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ा यहां पे मैं ये बता रहा था कि राज्य और राष्ट्र की चीजों को थोड़ा सा देख लेना। राज्य होने के लिए चार चीजें जरूरी मानी जाती हैं परंपरागत तौर पे: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चार चीजें मानी जाती है। डेफिनिट टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए स्टेट। ट्रेडिशनली इट इज एक्सेप्टेड। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना। राज्य मतलब स्टेट। स्टेट होने के लिए चार चीजें: निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, और फिर संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब है आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हो, बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो। तो हम कहेंगे संप्रभु है। तो ये अगर चारों चीजें हैं तो राज्य हो गया। परंतु राष्ट्र वाली बात तब आती है जब वहां के रहने वाले लोगों में थोड़ी भावनात्मक एकता भी हो, इमोशनल यूनिटी भी हो, भावनात्मक एकता हो। ध्यान देना आप शब्द की बारीकियों को। जैसे जब राधा कृष्णन साहब लिखते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वो कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों से भारत को राज्य बना दिया, अखंड राज्य बना दिया। उन्होंने देशी रियासतों को मिला लिया और संप्रभुता की स्थापना हो गई, तो भारत राज्य बन गया। ध्यान देना, किसके प्रयासों से? वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य बन गए, निश्चित भूभाग। पहले मुश्किल था, यह है कि नहीं है, तो मिला लिया सबको तरीके से। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया उन्होंने। आला दर्जे का पर्सुएशन पावर का इस्तेमाल किया और उसको उन्होंने ठीक कर लिया। परंतु हम अभी भी राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाए हैं। आज भी देश के लोग
जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। उनमें इमोशनल यूनिटी का तत्व कम है, भावनात्मक एकता, लगाव राष्ट्र के साथ। अपनी जाति को ज्यादा महत्व, भले ही राष्ट्र के स्तर पर प्रहार हो जाए। अपने प्रांत को ज्यादा महत्व, अपने धर्म को ज्यादा महत्व, अपनी भाषा को महत्व, भले ही राष्ट्र की एकता और अखंडता पे इंपैक्ट चला जाए, यूनिटी इंटीग्रिटी पे। इसको एक बार इसको देख ले। ओके, क्लियर? तो ध्यान रखना कि ध्यान देना। ओके, तो जो अभी हम भारत एक राज्य है, क्योंकि ये चारों चीजें हैं, परंतु अभी भी आप पूरी तरीके से ये कहो कि हम राष्ट्र हो चुके हैं, कठिनाई है। क्योंकि लोगों के बीच इमोशनल यूनिटी की स्थिति कम दिखाई देती है। लोग बटे हुए हैं जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के आधार पर। ध्यान देना, कई बार तो अपने रिलीजन को राष्ट्र से भी ज्यादा महत्व देने की बात आ जाती है कि राष्ट्र ज्यादा महत्व रिलीजन हो जाता है। इसका मतलब इमोशनल यूनिटी, संवेगात्मक लगाव, भावनात्मक लगाव नहीं है। कभी कभी राष्ट्र वाली फीलिंग आती है, जैसे मान लो जब क्रिकेट में देश जीतता है तो उस समय राष्ट्र वाली फीलिंग आती है। हम जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठ जाते हैं। किसी भी प्रांत का कोई व्यक्ति मेडल जीतता है, किसी भी धर्म का कोई जीतता है, तो पूरे देश में खुशी मनाई जाती है। तो जो खेल में जब पदक जीतते, ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में, तो फिर उस समय राष्ट्रवादी भावना प्रबल होती है। देश के लोग जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, भाषा से ऊपर उठकर खुशियां मनाते हैं। जीतता कोई हरियाणा का पहलवान है, अब खुशी मनाई जाती है पूरे देश में। भले उनके प्रांत का नहीं, वो भाषा नहीं बोलता हो, उनकी जाति का नहीं हो, बट खुशी कैसे मनाई जाती है? पूरे देश में मनाई जाती है। ये सुनो, जब क्रिकेट में भारत जीतता है तो हो सकता है कि आपके प्रांत का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है आपकी जाति वाला कोई व्यक्ति नहीं हो उसमें, बट खुशी मनाते हैं कि राष्ट्र जीत रहा है, भारत जीत गया है। उस समय राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ जाती है। हम पूछ के मिठाई बांटते वक्त नहीं पूछते तुम किस जाति के हो। अदरवाइज तो जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के आधार पर ठीक ठीक बटे हुए हैं। ये ध्यान रखना आप। तो हमारा ये उद्देश्य है, ऐसा राधा कृष्णन साहब लिखते हैं कि भारत एक राज्य तो हो चुका है, बहुत प्रयास करने के बाद, वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका, परंतु अभी हम राष्ट्र होने के रास्ते पे हैं। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और प्रांत से ऊपर उठकर देश हित में काम करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इज इट क्लियर? शब्द समझ में आ जाना चाहिए, शब्द की बारीकियां समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? पहले बोल लो सारे लोग, आपस में गप बंद कर लो और यहां पे फोकस करो। सतही चीजें तो मिल ही जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम राज्य हैं, राष्ट्र होने के रास्ते पे है। ध्यान देना, राष्ट्र का मतलब नेशन, इसका मतलब स्टेट। स्टेट में थोड़ा इमोशनल भी, आपसी लगाव की भी भावना आ जाती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। यस, क्लियर। कुछ लोगों ने लिख दिया क्लियर, तो मान लूंगा क्लियर। और कोई घूमते फिरते अभी तुरंत बैठा हो तो उसके ऊपर असर जाएगा। नेहरू समाजवादी थे। समाजवाद के बारे में नेहरू के विचार, उन्होंने सोशलिज्म का सपोर्ट किया। वाद मतलब सिद्धांत, उन्होंने समाजवाद का सपोर्ट किया है नेहरू ने। और समाजवाद का केंद्रीय तत्व है, जो केंद्रीय मूल्य, जो सेंट्रल वैल्यू है, वह है समानता। ध्यान देना, समाजवाद समानता पे महत्व देता है। और जहां पे भी पूंजीवाद आएगा, ध्यान रखना,
जहां पे भी कैपिटलिज्म आएगा वो स्वतंत्रता पे बहुत बल देगा। ये पूंजीवाद का कोर वैल्यू, जो कोर मूल्य है, वह स्वतंत्रता है। ये भी स्वतंत्रता की बात करेंगे, बट सबसे ज्यादा बल समाजवाद समानता पर देता, इक्वलिटी, मच मोर एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी। दिस वन इज द कोर वैल्यू ऑफ सोशलिज्म। एंड कैपिटलिज्म का कोर वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वह है फ्रीडम। इसलिए देखोगे, और पूंजीवाद सीधे सीधे ये सपोर्ट करने लगता है, उदारवाद से भी संबंधित हो जाता है। उदारवाद भी इसी को केंद्रीय वैल्यू मानता है, और जहां उदारवाद होगा, लिबरलिज्म होगा, वह इन चीजों को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। फ्रीडम की बात खूब करेगा, ध्यान देना। तो बहुत उदारवाद हो जाएगा तो वो भी कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पे कई चीजें, कई बार स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदलने लगती है, और स्वच्छंदता होगी तो कठिनाई पैदा होगी। इसलिए स्वतंत्रता पे कुछ युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। तो कभी पूछ ले कि नेहरू के समाजवाद के संबंधित विचार बताइए, तो नेहरू समाजवाद को स्वीकार करते हैं, परंतु उनका जो समाजवाद है दो पार्ट्स में, वो मार्क्सवादी समाजवाद का सपोर्ट नहीं करते, मार्क्सवादी समाजवाद, बल्कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद का सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सपोर्ट करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। शब्द की बारीकियों को जान लेना, नहीं तो शब्द आता है समझ में नहीं आता है लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। पूछ सकता है आईएएस के मेंस में, लोकतांत्रिक समाजवाद का आशय स्पष्ट करें। कई लोगों को ऊपर से निकल जाएगा, पूरा पढ़ चुके होंगे, प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना फिनिश कर चुके होंगे, और सवाल आ गया लोकतांत्रिक समाजवाद, इसी में साफ है। ध्यान रखना। तो समाजवाद समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता। समानता कैसे स्थापित करोगे? तो ध्यान रखना, एक समाजवाद के दो प्रमुख रूप है, एक मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये कहता है कि हिंसात्मक साधनों का भी उपयोग करेंगे, हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग, साधनों मतलब वायलेंस को भी एक्सेप्ट करेंगे समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करेंगे। पूंजीपतियों को इलिमिनेट कर देंगे, जो कैपिटलिस्ट होंगे, पूंजीपतियों का सफाया कर देंगे, और जब पूंजीपति हट जाएंगे तो अमीर और गरीब की दूरी खत्म हो गई। पर एक साइड में पूंजीपति है, दूसरे साइड में श्रमिक है, इलिमिनेट कर देंगे, समानता हो गई। क्या दिक्कत है? हिंसा भी कर सकते हैं, रक्तपूर्ण क्रांति कर सकते हैं। यहां एक स्तर पे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की। वर्ग संघर्ष, एक साइड में पूंजीपति होंगे, दूसरे साइड में श्रमिक वर्ग होगा, दो वर्ग। एक जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, जो शोषक है, एक साइड में शोषक है जो एक्सप्लॉइट करता है, दूसरे साइड में शोषित है। दीज आर द टू क्लास। ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष होगा, एक जो शोषण कर रहा है और दूसरा जिसका शोषण हो रहा है। एक पूंजीपति है, दूसरी साइड में मजदूर है। पूंजीपतियों को रक्तपूर्ण क्रांति के माध्यम से हटा देंगे, समानता आ गई, हिंसा भी उपाय। और एक स्तर पे यहां पे सर्वहारा वर्ग का शासन माना गया, सर्वहारा वर्ग। अब क्या है ये सब पॉलिटी में देखोगे, हमारे इथिक्स वाले खंड में उस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी समाजवादी हैं। समाजवादी का मतलब समाज में समानता लाना चाहते हैं, समानता कोर वैल्यू समाजवाद का। जहां समाजवादी आ गया वहां समानता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दिमाग में बैठाना, ये सब थॉट है। अब समाजवाद कैसे है? समाज में समानता, तो समाज पे नजर डालो। कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज में दो प्रकार के वर्ग है, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। एक जिसका उत्पादन के साधनों पे अधिकार है, दूसरा जो उन पे काम करता उन साधनों पर। एक जो शोषक है, जो पूंजीपति है, दूसरा जो शोषित है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मजदूर वर्ग। क्रांति करेंगे, इलिमिनेट कर दिया जाएगा, उनको हटा देंगे पूंजीपतियों को।
मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इनको इलिमिनेट कर दो, हटा दो पूंजीपतियों को, समानता आ जाएगी। नेहरू इसका समर्थन नहीं करते। समानता तो नेहरू भी चाहते हैं, परंतु नेहरू समानता चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, वो मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा है, वर्ग संघर्ष है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है एक स्तर पे। संक्रमण काल आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी बात है, पॉलिटी में पढ़े हो, अच्छी बात है, पढ़ लेना पॉलिटी में डिटेल से। हम तो थोड़ा आसानी के साथ सरलतम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां समानता होगी, जहां समाजवाद होगा, वो समानता की बात होगी, और जहां पे भी पूंजीवाद आ जाएगा वो स्वतंत्रता की बात होगी कि पूंजीपतियों को फ्रीडम दे दो। पूंजीवाद कहता है बाजार न्याय करता है, मार्केट विल डू जस्टिस, बाजार को फ्री कर दो, जिसमें ज्यादा ताकत होगी ज्यादा कमा लेगा, जिसमें कम ताकत होगी कम कमाएगा, न्याय हो रहा है, क्या दिक्कत है। रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए बाजार पे। योग्य आदमी ज्यादा कमाए, ये न्याय की मांग है, अयोग्य आदमी है वो नीचे स्तर पर है, ये न्याय हो रहा है। इसका मतलब अयोग्य है उसको ज्यादा दे दो, योग्य है उसके ऊपर नाना प्रकार का प्रतिबंध लगा, नॉट गुड। तो पूंजीवाद का केंद्रीय मूल्य वो है स्वतंत्रता है, और समाजवाद का समानता है। तो नेहरू मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि मार्क्सवादी समाज में ये बातें आती हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी है, ये चाहते हैं समानता हो, परंतु संवैधानिक सुधारों के माध्यम से हो, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से हो, प्रगतिशील कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के माध्यम से हो, प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से हो, करारोपण प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के माध्यम से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, अहिंसक तरीके से हो, लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाए। इसीलिए संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो समानता लाएंगे, कैसे लाएंगे? ज्यादा कमा रहा हो ज्यादा टैक्स लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, जो नीचे वाले लोग हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लाएंगे, समानता हो रही है। विषमता को घटाने का प्रयास करेंगे समाज में। ये सुनो, ज्यादा कमा रहा हो तो 30% के स्लैब में आ जाएगा। जो इनकम टैक्स का स्लैब है 10%, 20%, 30% से ज्यादा नहीं है। तो जो 3 लाख से ज्यादा कमा रहा हो, हम कहेंगे 30% अपने प्रॉफिट का दे दो आप, और जो पैसा आएगा हम गरीबों को उत्थान में, नीचे वालों को थोड़ा उत्थान करेंगे, नाना प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। तो समाज में जो ऊंच नीच का खाई है, जो विषमता बढ़ी है, उसको कम करके समानता लाने का प्रयास करेंगे। इट शुड बी क्लियर। यह है समाजवाद नेहरू का। एक पैराग्राफ इधर घुमाओ, एक पैराग्राफ बताओ कि नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं, वे समानता की प्राप्ति हिंसक अहिंसक साधनों से चाहते हैं, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से चाहते हैं, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सपोर्टेड, ट्राई टू फाइंड एक्चुअलाइज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ही वाज इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस। ये सुनो, बोलो ये हो गया, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, अच्छी बात है। जहां पढ़ लिए हो, आप सारे लोग पढ़ने वाले हो, यहां इतना ही बहुत है। इथिक्स वाले खंड में कभी पूछ ले कि नेहरू के वैचारिक पक्षों को स्पष्ट करें, तो एक समाजवाद पर उनका विचार क्या है ये बता दोगे, एक राष्ट्रवाद पर उनका विचार क्या है बता दोगे, उनके सामाजिक विचार को बता दोगे, उनके आर्थिक विचार को बता दोगे, अंतरराष्ट्रीयतावाद के बारे में उनके क्या विचार है बता दोगे, हो जाएगा उत्तर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इतना बहुत है, इतना ही लिखने का अवसर मिलेगा। समाजवाद पे नेहरू के विचार, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब समानता, समाजवाद होगा तो समानता, परंतु लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से,
सुधारों के माध्यम से हम समानता लाने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो। यस। इज इट क्लियर? बोल तो सारे लोग बोल लो एक बार की। ओके, यस। एक क्वेश्चन ही लिख के अब मैं पूछ लूं कि नेहरू के समाजवाद के संदर्भ में विचारों का उल्लेख करें, तो हम बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। वे समानता को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। समाजवाद का केंद्रीय मूल्य समानता है, परंतु वे इस संदर्भ में मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां वर्ग संघर्ष है, हिंसा है, पूंजीपतियों के विनाश की बात है, इसलिए इसका समर्थन नहीं करते। वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। इसी को मिला के लिख दोगे। लिखने में दिक्कत हो तो प्रिंटेड नोट्स को रख लोगे, आंख के सामने रख के लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों को प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नेहरू के सामाजिक विचार, सोशल थॉट। एक साइड में लिख लो वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और दूसरे साइड में लिख लो वैज्ञानिक मानवतावाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद। पहले समझ लो, फिर जाके करते रहना प्रैक्टिस। नेहरू का कोई सवाल निकाल लो ना, बीपीएससी में जाके सवाल देखो, पूछा है पंथ निरपेक्षता पे नेहरू के विचार, पूछा है सांप्रदायिकता पे नेहरू के विचार, सीधे सीधे सवाल है। वो कौन से सम्मेलन में भाग लिया है, कहां पे उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी की, वो पढ़ोगे। राजनीतिक गतिविधियां पॉलिटी में या फिर इतिहास में, कौन कौन सा आंदोलन किया, मैं उनके वैचारिक पक्षों को बता रहा हूं। इतिहास पढ़ लोगे नेहरू का, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट में थोड़ी ज्यादा जाओगे। पूरे इतिहास को पढ़ लो, हो सकता है कि एक कहीं शब्द ही ना आए, यह भी संभव है, यूज भी ना हो। और नेहरू की एक बहुत बड़ी देन जो है ना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना है। कितने आईआईटी को स्थापित किया उन्होंने, उनका खूब बल था साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, कि देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। पूरा इतिहास पढ़ लोगे, नेहरू भी खत्म कर लोगे, हो सकता है शब्द भी नहीं सुनाई दिया हो। शब्द सुनाई दिया हो तो एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना सुनाई दे, वो मिलेगा थॉट में। तो हम लोग उनके वैचारिक पक्ष में हैं। ध्यान देना थोड़ा बारीकियों के साथ। साइंटिफिक टेम्परामेंट पूछा जाए, साइंटिफिक ये ऐसा शब्द है साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको प्रत्येक वर्ष लिख रहे हो, प्रत्येक वर्ष, और एक से अधिक जगह पे लिख रहे हो। कितनी जगह पे लिख रहे हो? एक से अधिक। डिपेंड करता है ये शब्द आपकी भाषा में है कि नहीं है। आपकी भाषा का पार्ट हो जाना चाहिए। ये शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट देखोगे तो मौलिक कर्तव्य के भीतर भी है। 11 में से एक यह भी है। कुछ भी सामाजिक समस्या लिख रहे हो ना, कोई भी सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम्स, पूछा जाए इसका निदान क्या है, बोलो कि इस समस्या के निदान के लिए देश में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। वट एवर द प्रॉब्लम यू आर राइटिंग डजंट मैटर। कोई भी सामाजिक समस्या लिख रहे हो, पढ़ना है सोशल इश्यूज, तो सामाजिक समस्या का निदान कहां से? समाज में जितनी सामाजिक समस्याएं हैं सबके निपटारे में एक चीज जो है आवश्यक है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये है क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट? डिपेंड करता है कितनी जगहों से कर सकते हो। ये टॉपिक जब खत्म कर लेंगे ना, अंजलि सोनी बोले प्रश्नों, एक दिन पूरा प्रश्नों का डिस्कशन कर देंगे, मगर पढ़ के बैठोगे। ऐसा नहीं कि नोट्स के लिए तो भले इच्छा प्रबल है कि नोट्स मिल जाए, और नोट्स रखा हो कमरे में कहीं ऐसी जगह पता ही नहीं है कहां पे नोट्स मिल रखा हुआ है। तो पढ़ रहे हो तो नोट्स को भी साथ के साथ जो प्रिंटेड नोट्स है पढ़ोगे, तो जिस दिन मैं डिस्कशन करूंगा फायदे में रहोगे।
कल मैंने एमपीपीसीएस का कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया था, एमपीपीसीएस इथिक्स का। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रमुख लक्षण लिख लो, क्या क्या है लक्षण। खुला मन, नोट करोगे, खुला मन। खुला मन मतलब ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस, व्हाट्स आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट? खुला मन। खुला मन होना चाहिए, बंद मन नहीं होना चाहिए। कई लोगों का मन बंद है, कुछ भी समझा लो जो उसके दिमाग में बैठा है, अच्छी चीज को भी समझने के लिए रेडी नहीं है, लकीर का फकीर बना हुआ है। जिसका मन खुला हुआ होता है ना, साक्ष्य मिलने पे अपनी पुरानी बातें बदल देता है, नई चीजों को सीखने के लिए लालायित रहता है कि और कुछ सीख लें। ऐसा नहीं कि कुछ चीज दिमाग में बैठा है तो बदलने के लिए रेडी नहीं है, चेंज कर देगा जिसका खुला मन हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूरी है। अब कई लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, प्राचीन काल में सती प्रथा थी, प्राचीन काल में बाल विवाह था, वो तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब खुले दिमाग का आदमी नहीं है, वो बंद दिमाग वाला है। एक बार जो दिमाग में डाल दिया है गलत चीज, वो दिमाग में गलत चीज को ही लेके चल रहा है। खुला मन होना चाहिए, ये लक्षण है साइंटिफिक टेम्परामेंट का। दूसरा, तार्किक संदेह, लॉजिकल डाउट, ओपन माइंडेड, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तार्किक संदेह, लॉजिकल डाउट। डाउट हो, लॉजिकल हो। डाउट दो तरीके का होता है, एक साइकोलॉजिकल, दूसरा लॉजिकल। जो आपस में डाउट होता है ना, वो साइकोलॉजिकल होता है, हम कहते हैं शक्ति हो गया। ये ज्यादातर डाउट साइकोलॉजिकल होता है, बिना किसी आधार के डाउट कर रहे हो, बिना किसी ग्राउंड के डाउट कर रहे हो, संदेह कर रहे हो। हम कहते हैं शक्ति हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया, हर एक चीज में डाउट ही करता है। जो आपके ऊपर डाउट करेगा ना, आप कुछ भी करोगे ना, पानी भी पियोगे तो उसको डाउट होगा कि कुछ ना कुछ मिला के पी रहा है। आप उसको पानी दोगे, डाउट करेगा इसमें कहीं कुछ मिला दिया होगा इसने। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो सोचेगा मेरे एंटी में प्लानिंग कर रहा है ये। इतना स्तर पे डाउट चला जाता है, वो साइकोलॉजिकल डाउट है। लॉजिकल डाउट होना चाहिए, तार्किक रूप से संदेह। जैसे हम कोई मटका भी खरीदने जाते हैं, दो चार बार उसको हिट करके देखते हैं, बजाकर देखते हैं, हाँ ठीक है। शुरुआत तो डाउट से ही करते हैं, ऐसा नहीं कि देखा और खरीद कर लेते हैं। और लगता है डाउट क्लियर हो गया काम, तुरंत परचेज कर लेते हैं। कपड़ा भी खरीदते तो एक दो बार इधर उधर पलट के देख लेते कि हाँ ठीक है, करेक्ट, चल ओके। लॉजिकल डाउट होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, दूरदर्शिता। ये सब लक्षण है, जिसमें ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति होगी उसमें ये सब रहेगा। दूरदर्शिता, फॉरसाइटेडनेस, नवाचार, इनोवेशन। इनोवेशन नोट करते जाओगे। नवीन तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता, नए कुछ फैक्ट्स हैं तो उनको ग्रहण कर ले। और जो नेहरू का 5 ईयर प्लान था ना, ये उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंगित करता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी, वो नेहरू के साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंगित करता है। इट शोज साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ पंडित नेहरू। ग्रेट सपोर्टर थे वे। ध्यान रखना, इज इट क्लियर? ये सारे फीचर्स हैं। नेहरू का मानना था कि भारत की समस्याओं का निदान करने के लिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। आज समाज में व्यापक पैमाने पर अंधविश्वास फैला हुआ है, कुरीतियां भी हैं। कई सारे लोगों के दिमाग में एक ही पक्ष, धार्मिकता कूट कूट के भर गई है। वे धार्मिक मनोवृत्ति को नहीं, ध्यान रखना, वे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का बढ़ावा देना चाहते थे इन प्लेस ऑफ रिलीजियस टेम्परामेंट। गांधी का थोड़ा विचार अलग है। गांधी बहुत वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रबल समर्थक नहीं दिखाई देते हैं, परंतु नेहरू आउटराइटली दिखते हैं, खुले तौर पे कहते हैं। वो ज्यादा ईश्वर आदि के फेवर में ज्यादा नहीं है नेहरू। और गांधी मूलतः धार्मिक आदमी है, वो धर्म की सहायता ले रहे हैं। ध्यान देना, वो किस रूप में ले रहे हैं वह गांधी में देख लेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल। गंगानगर में हो तो ठीक है, अच्छी बात हो, गंगानगर से आनंद लो। कुछ लोग गंगानगर में है, कुछ लोग ईटानगर में है। तो जो जिस नगर में रहता हो वहां से
जो केजीएस की तरफ से जो क्लास चल रही है उसका रसास्वादन करे, आनंद ले। ठीक है, चाहे वो टाटा नगर हो, चाहे वो गंगानगर हो, चाहे वो ईटानगर हो, नगर में रहते हो, वेरी गुड। गंगानगर जिला है राजस्थान में, गंगा नहर बहती है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लिख के बताओ मत कौन कहां से हो। उसने लिख दिया तो कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैं यहां से हूं, मैं यहां से हूं। उनको लगता है कि मेरा भी पढ़ दिया जाए। आईएएस बन जाओगे ना, पेपर में छपेगा कौन से जिले के हो, उसके पहले मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। आईएएस बन जाओ, पूरा जीवनी छपेगा, माता पिता के बारे में भी छपता है कि नहीं, ये फलाने जी की बेटी आईएएस बन गई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया, फलाने गांव के निवासी हैं। तो आईएएस बनोगे तो छप जाएगा चारों तरफ। मेरे बोलने से बड़े खुश मत हो जाओ कि गंगानगर के हैं या ईटानगर के हैं, भोजपुर के भी हैं, कोई बात नहीं। आप भोजपुर में के हो तो अच्छी बात है, आनंद लो भोजपुर का। क्लियर है? पूछ रहा है आप कहां से हो, मैं भारत से हूं। एक पूछ रहा है आप कहां से हो, तो मैं भारत से हूं। दिक्कत क्या है? डिटेल से जानना चाहता है कि आप हैं कहां से। दिल्ली में क्लास ले रहा हूं, दिल्ली में अभी मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूं, वहां से लाइव चल रही है आपकी क्लास, ये ध्यान रखना। अपने स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, इतना ही रखोगे दिमाग में तो ज्यादा बेहतर है। पूछ रहे आप कहां से हैं, ये हमसे पूछ रहा है किसी और से पूछ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। चैटिंग करते करते पूछ ही लेता है कि आप कहां से हो, सामने वाला कंफ्यूजन में आ जाता है, मुझसे पूछा जा रहा है किसी और से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेहरू सामाजिक संदर्भ में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रबल समर्थक थे, और यह भी लिख लोगे कि उनका मानना था कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देकर भारत की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब भी कोई समस्या पे आधारित निबंध आ जाए, वहां पे एक पॉइंट इसको जरूर लिखो। मैंने कहा ना, प्रत्येक वर्ष लिखो। सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज पढ़ते हो ना, गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सरोगेशी है, नाना प्रकार की समस्या है। एक समाधान जरूर वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा नेहरू का मानना है कि इस बढ़ावा देकर हम बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मान लो सांप्रदायिकता लिख रहे हो, सांप्रदायिकता का निवारण कैसे करोगे? नेहरू मतानुसार सांप्रदायिकता के निवारण करने के लिए समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पॉइंट आ गया? क्या दिक्कत है? सांप्रदायिकता एक बड़ी बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है भारत में। कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, हाउ यू कैन काउंटर सच काइंड ऑफ थिंग्स, इंक्रीजिंग टेंडेंसी थ्रू प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। हम उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ये शब्द कई जगहों पे लिख सकते हो। हर एक साल आपको मौका मिलता है उसमें लिखने का, ऐसे में लिखने का। 2 लाइन घुमाओ साइंटिफिक टेम्परामेंट पे। क्लियर है? ठीक है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले हैं, और देखो वो लिख रहे हैं ना, पंडित जी एक लिख रहे हैं, पंडित कीर्ति झा लिख रहे हैं, ये लिख रहा है कि मैं मंगल ग्रह से हूं। लो, अब कितना इसका दिमाग काम कर रहा है। आईएएस में, आईएएस की तैयारी कर रहा है, अभी इसको लगता है कि मैंने लिख दिया मंगल ग्रह से, सारे लोग खुश हो जाएंगे। मैसेज लिख रहा है मंगल ग्रह से हूं। कितना इसका माइंड तेज है, जीनियस माइंड है। एक ही बार मंगल ग्रह पे चला गया, समझते रहो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग हैं, आप सबसे पढ़ो। और सब लोग अब तो अपने अपने स्टूडियो से लेते हैं। मैं अपने स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी लगभग अपने अपने स्टूडियो से ले रहे हैं। और केजीएस का भी अपना स्टूडियो है। तो एक शिक्षा रहती है कि हम अपने स्टूडियो से लें या केजीएस के स्टूडियो से जाकर लें। तो ये छूट है हम सबको। तो अभी इस समय जो मैं अपने स्टूडियो से आपकी अपने क्लास को ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है?
इज इट क्लियर? ओके, दूसरा पार्ट है, इसी में लिख लोगे, नोट करोगे। नेहरू जो है वो मानववाद का मतलब हो गया, मानववाद, कि मानव की गरिमा और महत्ता पर बल देने वाला सिद्धांत। मानव की गरिमा और महत्ता पर बल, मच मोर इंफेसिस ऑन ग्लोरी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमनिज्म है। मानववाद, मानव को विशेष महत्व, मानव की गरिमा, मानव की समस्या पे बल देने वाला जो सिद्धांत है वो मानववाद। और जब मानव की गरिमा पे ज्यादा बल दोगे, इसका मतलब ईश्वर को किनारे करोगे, क्योंकि जैसे ईश्वर आता है ईश्वर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ईश्वर केंद्रीय हो जाता है, मानव ईश्वर के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो मानववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव की गरिमा और महत्ता पे बल देता है, मानव की समस्याओं को दूर करने पे बल देता है। और जब मानव केंद्रीय हो गया तो ईश्वर दरकिनार होने लगता है। तो ह्यूमनिज्म इज ए काइंड ऑफ एथेइस्टिक थियरी, अनिश्वरवादी दर्शन हो जाता है अंततः। मानववाद, मानव सेंटर में, ध्यान देना, यह मानववाद है। यह मानता है, मानववाद यह मानता है कि मानव की समस्याओं का समाधान, मानव की समस्याओं का समाधान हम आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। मानव में क्षमता है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और इस संदर्भ में मानव को विज्ञान की मदद लेनी चाहिए। वैज्ञानिक मानवतावाद, वैज्ञानिक मानववाद में यह माना जाता है कि मानव में क्षमता है, मानव में सामर्थ्य है कि वो आपस में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लें, और समाधान करने क्रम में किसकी मदद लें? विज्ञान की मदद लें। सामान्यतः मानव अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर के पास नाना प्रकार की गतिविधि करेगा, निवेदन करेगा, आग्रह करेगा, दुनिया मन का कार्य करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज करेगा, और कहेगा देखो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, समाधान कर देना। तुम सर्वव्यापी हो और सर्वज्ञानी हो, ओमनीशिएंट एंड ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट ऑल्सो, सर्वव्याप्त हो, मेरी समस्या का समाधान करना। तो वो ईश्वर को मानने लगता है व्यक्ति, ईश्वर पे निर्भर हो जाता है। और ये जो सिद्धांत है वैज्ञानिक मानववाद, वो कहता है कि मानव में क्षमता है, मानव में सामर्थ्य है, मानव में बुद्धि है, वो आपस में मिलेंगे सब और मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। इसके लिए ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की बजाय मदद ले लो किसकी? विज्ञान की। हम विज्ञान की सहायता लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए ईश्वर की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, नोन एज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक मानववाद। इट शुड बी क्लियर, ध्यान देना। हमें अलौकिक सत्ता की मदद नहीं लेनी है, हम विज्ञान की मदद लेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। क्लियर? वो चाहते थे कि विज्ञान का मानवीय चेहरा उभर कर सामने है। नोट करो, विज्ञान का मानवीय चेहरा, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट उसका उभर कर सामने है। विज्ञान के मानवीय सरोकार पर बल देते थे। साइंस मानव के हित के लिए काम करे। आप देखोगे विज्ञान का मानवीय सरोकार उभरा कोरोना काल में। कोरोना काल में विज्ञान का मानवीय पक्ष उभर कर सामने आया। वैज्ञानिकों ने तुरंत अथक प्रयास करके, दिन रात एक करके वैक्सीन बना दिया और व्यापक स्तर पे होने वाले मानव के को होने वाले नुकसान से बचा लिया, लोगों की जिंदगी बचा ली, ऐसा कहा जाता वैक्सीन बनाकर। तो मानव का, विज्ञान का मानववादी चेहरा उभरा, मानव के कल्याण के लिए चीजें उभर गई, ये सुनो। और इसी पे नेहरू बल देते हैं, नेहरू का बल इसी पे है। वे वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। इज इट क्लियर? देखो विक्रम यादव, विज्ञान मानव के लिए वरदान भी है, मानव के लिए अभिशाप भी है। और विज्ञान की सबसे नवीनतम उपलब्धि है वो एआई है। एआई जो है विज्ञान, एआई एक प्रकार की दुधारी तलवार है
इस पे निबंध बन सकता है, यह वरदान भी हो सकता है और यह अभिशाप भी हो सकता है। इस पे निबंध लिख सकते हो आप, इस पे नया निबंध बन सकता है। एआई मानव के लिए वरदान है कि अभिशाप है, ध्यान देना। फिर आप डिटेल में जा सकते हो। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग बात है, वो दूसरी साइड में देखना है। नेक्स्ट, इज इट क्लियर? यस, बिल्कुल। विक्रम यादव भी लिख रहे, परमाणु बम सब ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखो, ये जो अभी जो कोरोना को लेकर विवाद हुआ, कोरोना को लेकर अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि ये मैन मेड था कि प्राकृतिक था, नेचुरल था। अगर मैड मेड था तो ये विज्ञान का दुष्परिणाम है। कई बार कुछ बीमारियां प्राकृतिक तरीके से भी उभर जाती हैं, और हो सकता है कि अगर वो मनुष्य बना रहा हो तो विज्ञान का दुष्परिणाम है। अगर कोरोना वायरस मैन मेड है, अगर वो जैविकीय हथियार है, तो विज्ञान को और वैज्ञानिकों के ऊपर दोषारोपण होगा। परंतु अभी भी जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस है, वो पता नहीं लगा पाया कि जो वुहान लैब है वहां बना था कि वो नेचुरल तरीके का वो कोरोना वायरस था। कई सारे लोग मानते हैं कि वो मैन मेड था, वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया था। वो उसको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में तैयार कर रहा था। अगर ऐसा है तो वो अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर हो गया? सारे लोग बोलो एक बार, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, अच्छी बात है, आनंद लो। इथिक्स पढ़ रहा है, बोला कि मजा आ रहा है। बोले मजा लो। जब पढ़ने में आनंद आने लगे ना, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है? जब पढ़ाई में आनंद न आए, आनंद अगर नहीं ले रहे हो पढ़ाई में, तो पढ़ाई हो जाएगी बोझिल, और फिर लंबे समय तक पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ोगे तो बार बार बोरियत होगी, फिर पढ़ाई से मन उचट जाएगा, मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। क्यों? क्योंकि आप आनंद नहीं लेते हो। पढ़ने के बाद आनंद लो कि मजा आ गया, आज पढ़ गए, तो फिर दूसरे दिन फिर पढ़ने का मन करेगा, तीसरे दिन फिर करेगा। जो लोग मोनोटोनस केवल पढ़ाई 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 करते हैं ना, केवल पढ़ाई, तो 10 दिन तक तो इतनी पढ़ाई कर लेंगे, उनको लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, पहले अटेम्प्ट में बन जाऊंगा। 10 दिन खूब जम के पढ़ाई हुई, और 10 दिन के बाद 11वें दिन उनको दौरा पड़ जाता है, दौरा। अब उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ये महीनों खींच सकता है, हो सकता है 3 महीने हो गए दौरा पड़े हुए। अब एक दौर में खूब पढ़ाई हुई, अच्छी पढ़ाई हो गई, बट आपने इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया उसमें। आपने खूब कंट्रोल कमांड कर लिया और कहा कि नहीं एकदम पढ़ेंगे, जिद्द में आके आपने जिद्दी होकर पढ़ना शुरू कर दिया। कई लोग जिद्दी टाइप के होते हैं, और 10-12 दिन 15 दिन के बाद ना सरेंडर कर देते हैं सब। उनको दौरा पड़ता है, दौरा पड़ेगा तो मन ही नहीं लग रहा है। एक दौर में जम के पढ़ रहे थे, 10 दिन तक निकल गया ठीक से। तो पढ़ाई के साथ प्रयास करो, आनंद क्रिएट करो, तो फिर पढ़ाई में आनंद होगा, तो जो पढ़ोगे वो सब याद हो जाएगा। ऐसा आप सबको एफर्ट करना चाहिए। विवस्था में पढ़ाई ठीक नहीं है, फिर तो पढ़ोगे और अपने लिए समस्या भी क्रिएट करोगे। हमेशा अच्छी बातें सोचो पढ़ाई को लेकर, कि अगर ठीक से पढ़ लिया तो जीवन बन जाएगा। अगर मन लगा के पढ़ लिया, माता पिता की स्थिति बदल जाएगी, परिवार की स्थिति बदल जाएगी, जो छोटे भाई बहन हैं उन सबकी दशा बदल जाएगी, समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। पिताजी रिटायर्ड होने वाले हैं अगर,
तो रिटायरमेंट के बाद उनको अलग स्तर का सुकून मिलेगा कि उधर से रिटायर्ड हो रहे हैं और इधर से बेटा या बेटी आईएएस बन रहा है। तो फिर लगेगा इसके लिए करना क्या है, जम के पढ़ना है, आनंद लेना है। अपने को समझाते रहो कभी कभी कि पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और यही दौर है जब आप पढ़ोगे, कितने साल पढ़ोगे, 2-4 साल और पढ़ोगे, उसके बाद तो कोई ना कोई जीवन में सेटलमेंट हो ही जाएगा। या तो 5 साल में इधर में निकल जाओगे आगे, नहीं तो कहीं दुकानदारी दुकान खोल लोगे, कहीं जाके नौकरी करोगे। कई लोग यहां हजारों लोग नोट्स बना रहे हैं, उनसे पूछोगे अपने दौर में, कहता अपने दौर में इतना पढ़ लिए रहते तो आईएएस बन जाते। अब उनको लगता है कि यार ये 10 रुपया 15 रुपया में एक एक सवाल क्यों बना रहे हैं, कुछ नहीं है तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, ध्यान रखना। तो जम के पढ़ो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दम के पढ़ो, कम से कम 8-10 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए मिनिमम। और 1 मिनट भी रील नहीं देखना चाहिए। घंटों रील देखोगे तो वैसे मैं यहीं से लिख के दे दूंगा ना कि 5 वर्षीय कार्यक्रम बनेगा, 7 वर्षीय बनेगा, या अनंत काल तक ललते हुए शहीद हो जाओगे। शहीद का मतलब बहुत सारे लोग अनंत काल तक ललते हैं, कई वर्षों से लड़ रहे हैं। तो दिन भर में वो घंटों रील भी तो देखते हैं। फिर बॉलीवुड हॉलीवुड पे चिंतन भी चलता रहता है उनका। आर्थिक विचार, नेहरू के आर्थिक विचार 4-5 पॉइंट लिख लो आप। यस, ठीक है, 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो, 1-2 घंटा केवल सोचो, केवल कि आज पढ़ा क्या क्या है, उसको दिमाग में घुमाओ, नोट करोगे। आर्थिक संदर्भ में नेहरू 5 वर्षीय योजनाओं के समर्थक थे। ग्रेट सपोर्टर ऑफ 5 ईयर्स प्लान, नोट करोगे। वे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के समर्थक थे। आर्थिक क्षेत्र में वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। और नेक्स्ट, वे आर्थिक क्षेत्र में बड़े उद्योग धंधों और मशीनीकरण के समर्थक थे। मशीनीकरण, व्यापक मशीनीकरण हो, ये चाहते थे आर्थिक क्षेत्र में। और बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे। बड़े उद्योग धंधों के, बड़े बड़े उद्योग लगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे हों, व्यापक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कौन? नेहरू। और इस मुद्दे पे नेहरू और गांधी में मतभेद था। गांधी व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग के समर्थक नहीं थे। गांधी लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। लघु और कुटीर, वो नहीं चाहते थे कि व्यापक पैमाने पे मशीनीकरण हो। कौन? गांधी। नेहरू चाहते थे। एक मुद्दा दोनों के बीच विभेद का, नेहरू और गांधी के बीच अंतर आ चुका है। कई मुद्दों पे अंतर है। एक अंतर यह भी है कि नेहरू आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे। बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज लगाई जाए, ऐसा वो समर्थन करते हैं। जबकि दूसरी ओर गांधी लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। कौन? गांधी जी अपने। ध्यान देना, कई अंतरों में एक अंतर यह भी है। क्लियर? गांधी पे धार्मिकता का बहुत प्रभाव था, नेहरू पे कम प्रभाव था। ध्यान देना, तो ये भी है। नेहरू बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का। गांधी धार्मिक प्रवृत्ति को भी लेकर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी, ये सब अंतर है दोनों के बीच का। क्लियर है? अच्छा, क्यों करते थे गांधी? ये गांधी का जब पढ़ेंगे ना तो देख लेंगे कि ऐसा क्यों नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों चाहते थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगे, कुटीर उद्योग लगे, क्यों चाहते थे गांधी? हम गांधी को पढ़ते वक्त देख लेंगे। क्लियर? ये आर्थिक क्षेत्र में इनके विचार थे। नोट कर लोगे। अंतरराष्ट्रीयता संबंधी विचार, अंतरराष्ट्रीयता संबंधी विचार, इंटरनेशनलिज्म के बारे में जो उनका विचार था, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। नोट करोगे। नेहरू अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पंचशील की बात करते हैं। ये पीछे भी देख चुके हैं। नेहरू अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में
नेहरू अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पंचशील की बात करते हैं। नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है। जो नेहरू का जो पंचशील है, इट वॉज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ नेशंस, कि हम राष्ट्र का आचरण कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र का आचरण दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उनका पंचशील था। पंच मतलब पांच, एंड सील मीन्स इथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण। 5 प्रकार के नैतिक आचरण किसके अनुसार? नेहरू के अनुसार। ये आचरण किसको करना है? राष्ट्र को। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अटैक नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अदर स्टेट्स, शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर स्टेट्स। इस टाइप से कुल 5 हो जाते हैं, ध्यान करना है। आक्रमण नहीं करना चाहिए, एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे अटैक ना करे, हस्तक्षेप ना करे, एकता और अखंडता का सम्मान करे, आदि आदि, ये सब ध्यान रखना चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ मिलजुल कर लें। इन 5 चीजों की चाइना ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। 5 ये बात करते थे और मान लिया था इन्होंने कि मान लेगा चाइना भी इस बात को, पंचशील को। अटैक भी किया, इंटरफेरेंस भी किया, एकता और अखंडता का उल्लंघन भी किया। और एक जो पंचशील है कि परस्पर समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ लिया जाए, तो चाहता है कि साउथ चाइना सी का लाभ केवल उसे मिले, हिंद महासागर का लाभ केवल उसे मिले। वो चाहता नहीं कि यहां की चीजें बटे कई सारे देशों में, सब पे चाहता है नियंत्रण कर ले। पीछे आया था पीछे भारतीय प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ राज्य अभी भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शिकार हैं, चाहते हैं उनका साम्राज्य फैल जाए चारों तरफ। ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली उनका इशारा चाइना को लेकर था। चाइना अभी भी आसपास में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पे अलग तरीके का विस्तार कर रहा है। कई लोगों को तो आर्थिक उपनिवेश बना रखा है, पैसा दिया उनको, एक तरीके से सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। ये स्थिति थी। अब वो गुट निरपेक्षता के भी प्रबल समर्थक थे गांधी जी, ये नेहरू जी। गुट निरपेक्षता और परमाणु निरस्त्रीकरण, इसको भी सपोर्ट करते थे। 5 ये चीजें हैं, 5 चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीजें आपके हमारे प्रिंटेड नोट्स में डिटेल में लिखी हुई हैं। चीन को इथिक्स पढ़ना चाहिए। चीन इथिक्स पढ़ चुका है, वहां पे भी कन्फ्यूशियस थे, लाओ त्से थे, परंतु वो चलता है अपने अकॉर्डिंगली। वो इथिक्स पढ़ने का मतलब थोड़ी है कि इथिक्स के अनुसार आचरण भी जरूरी हो जाता है। ज्ञान अलग चीज है, आचरण अलग चीज है। आपको ज्ञान है इसका मतलब थोड़ी है कि आप आचरण नहीं करोगे। आपको ज्ञान है कि सिगरेट पीने से कैंसर रोग होता है, फूंकते तो बहुत सारे हैं। आफ्टर हैविंग नॉलेज की ये कर्क रोग हो जाता है। ज्ञान हो तो आचरण जरूरी थोड़ी है। ज्ञान है कि रॉन्ग साइड चलना ठीक नहीं है, बट जब मौका मिलते हैं रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं। ज्ञान होते हुए गलती से निकल जाए तो अलग बात है, या तो ज्ञान होते हुए गलती करते हैं, और ज्यादातर गलतियां ज्ञान होते हुए होती हैं। तो अगर उसको इथिक्स का ज्ञान हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आचरण पक्का करेगा? ऐसा नहीं है। ज्ञान और आचरण में अनिवार्य संबंध नहीं है। सुकरात ने मान लिया था ऐसा चीज कि ज्ञान होगा तो आचरण जरूर होगा। अरस्तु ने बाद में खंडित कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब जब हम पढ़ेंगे सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, तो उस समय देख लेंगे, इस प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? तो नेहरू के हम लोगों ने वैचारिक पक्ष को देखा कि राष्ट्रवाद पे उनका क्या विचार है, पंथ निरपेक्षता पे उनका क्या विचार है, ये
राष्ट्रवाद पे, समाजवाद पे उनका क्या विचार है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की जो अवधारणा देते हैं वो क्या है, आर्थिक संदर्भ में वो क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, ये मूलभूत बातें हैं। नेहरू वैज्ञानिक मानववाद का समर्थन करते हैं और वैज्ञानिक मानववाद को बढ़ाओगे तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रिलीजन की शरण की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग जब भी समस्या आती है शरण में जाते हैं ईश्वर की। ये फैक्ट है, ब्रूट फैक्ट है। नेहरू थोड़े अलग हटके थे। वो धार्मिक मनोवृत्ति और इन चीजों के ज्यादा समर्थक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। हो गया, आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर को एक पढ़ लेना, मगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पेज 3 मत पढ़ना। जनरली कई बार पेज 3 पे ही लोग एम्फेसिस शिफ्ट करते। पेज 3 वो एक अलग पक्ष है इंग्लिश वाले पेपर में जनरली यूज होता है। कोई एक पेपर अच्छा सा राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना। जब भी पढ़ो कोई पेपर, मान लो आप जो पेपर पढ़ रहे हो उसका राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो। कई बार जब लोकल संस्करण पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय, नेशनल स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूज उसमें मिलते नहीं है। तो जो पेपर पढ़ो उसका राष्ट्रीय संस्करण देख लो, ऊपर में लिखा रहता है। ऊपर में लिखा रहेगा पटना संस्करण, ये इंदौर संस्करण या फलान लखनऊ संस्करण। एक होता है ये राष्ट्रीय संस्करण, तो वहां राष्ट्र के बारे में भी जो चीजें हो रही होंगी वो मिलता है। नहीं तो किसी राजधानी से निकलता है, वो फोकस कर देता है वहीं तक, तो वहां पे कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो आप जब भी पढ़ो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो। आप जब पेपर खरीदोगे तो देखना उसमें लिखा रहता है बनारस संस्करण। तो भाई आप वही पेपर का जब राष्ट्रीय संस्करण भी आ रहा है तो उसका आप लोकल संस्करण क्यों पढ़ोगे? मिल जाएगा, बोलोगे तो मिल जाता है, ध्यान देना। इंग्लिश पेपर भी अनिल कुमार, मेरे यहां तो इंग्लिश पेपर नहीं मिलता है। तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नेट पे पढ़ लो। कोई जरूरी है कि अखबार खोल के ही पढ़ोगे? नेट पे खोल दोगे, लैपटॉप पे खोल दो, पेपर का ले लो, मन से उसको सब्सक्रिप्शन करा लो, आराम से खोल के बैठ के पढ़ सकते हो। ये मत बोलो कि अंग्रेजी का पेपर नहीं मिलता है। मिलता है, दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा, घर ही में मिल जाएगा, और सुबह सुबह ही मिल जाएगा। वेट नहीं करना है कब आके देता है। क्लियर है? यस, आ जाएगा। सारे न्यूज़पेपर हैं, ई पेपर आप देखोगे मिल जाएगा आपको। ज्यादा माथापच्ची मत करो। क्लियर है? देखो सिखा रहा है कि मोबाइल पे खोल के पढ़ लो। अविनाश करके है, अनुभवी है, मोबाइल पे खोल के ये न्यूज़पेपर पढ़ता होगा डेली, दूसरे को शिक्षा देता होगा। न्यूज़पेपर कम पढ़ता होगा और पढ़ाई ज्यादा करता होगा मोबाइल पे, तो दूसरे को शिक्षा दे रहा है कि मोबाइल पे न्यूज़पेपर पढ़ लो। अनुभवी आदमी है, घंटों टाइम देता होगा मोबाइल पे, तभी क्लास में भी इसकी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं मोबाइल पे न्यूज़पेपर पढ़ लो। सामने वाले को बुद्धि दे रहा है, अनुभवी है, घंटों इसका टाइम जाता होगा मोबाइल पे। अब किस काम में जाता होगा ये वही जानता होगा, मैं तो ऐसे केवल बोल सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हम लोग देखने जा रहे हैं गांधी की फिलॉसफी को। गांधी एक ऐसे दार्शनिक भी हैं, नैतिक विचारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, नेता भी हैं, महान नेता भी हैं। 4-5 में तो ये दिख जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। आज की क्लास और कल की क्लास केवल और केवल गांधी को समर्पित रहेगी। पूरी क्लास ओनली गांधी। ठीक है? और गांधी को जो पढ़ लेंगे तो जितने सवाल होंगे गांधी पे, सब लिखने की स्थिति पैदा हो जानी चाहिए।
तो पहले कुछ शब्दों को देख लेते हैं, फिर गांधी का फोटो बना के लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गांधी पे सबसे अधिक डिटेल से मेरा नोट्स गांधी पर ही है, और पिछले 10 सालों में सबसे अधिक सवाल किसी एक नेता या विचारक पे आया है तो वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को हर एक वर्ष आपको निबंध में लिखना है, हर एक वर्ष निबंध में लिखो, एसे में लिखो। हर एक वर्ष जब आप सामाजिक समस्या या सामाजिक मुद्दा लिख रहे हो तो गांधी को लिखो, गांधी को एक से अधिक जगह पे लिखो, जहां मौका मिले वहां गांधी को लेकर आ जाओ, मौका मिलेगा। गांधी ने जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में बोल रखा है, राजनीति पे बोल रखा है, अर्थव्यवस्था पे बोल रखा है, धार्मिक नैतिक विचारों पे बोल रखा है। और गांधी की बात बड़े शौक से लिखी जाती है, और जब भी गांधी को लिखोगे इसका मतलब आपने अपना लेखन स्तर ऊपर उठा लिया, क्योंकि आप गांधी की बातों को लिख रहे हो। तो हम लोग गांधी को देखने जा रहे हैं। गांधी को शुरुआत करने से पहले पीछे एक दो शब्दों को जान लेते हैं। जिसे एक सर्वोदय शब्द है, गांधी उसके बाद एक पेज का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और तमाम विषयों को समझेंगे। सर्वोदय, गांधी सर्वोदय की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। सर्वोदय, ही वॉज इन फेवर ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है सर्व प्लस उदय। सर्व का दो संदर्भ बनता है, सभी का सभी प्रकार से, ऑल इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी प्रकार से। उदय मतलब उत्थान, उत्थान। तो कोई पूछे सर्वोदय क्या है, बोलोगे सभी का सभी प्रकार से उत्थान ही सर्वोदय है। सभी का, समाज में सभी का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब है स्त्री का, पुरुष का, स्त्री पुरुष दोनों का। सभी का मतलब क्या है? अमीर का, गरीब का, सबका। सभी का मतलब समाज के सभी वर्गों का, एक वर्ग का नहीं, सभी वर्गों का। मार्क्स गरीब वर्ग के उदय पे ज्यादा बल देते थे, और अमीरों को तो एक स्तर पे इलिमिनेशन की भी बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। गांधी का सर्वोदय सभी का सभी प्रकार से उदय, समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। शब्द से खेल जाओगे। सभी का, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, बूढ़ों का, और सभी प्रकार से का मतलब क्या है? सभी प्रकार से मतलब क्या है? सभी प्रकार से मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। सवाल है कि अमीर का कौन सा उदय होगा? गांधी कहते अमीरों का भी उदय होना चाहिए, गरीबों का भी उदय हो, अमीरों का भी है। अब सवाल है कि अमीर तो ऑलरेडी अमीर है, अब उसका कौन सा उदय करोगे, उनका कौन सा उत्थान करोगे आप? तो गांधी कहते हैं कि गरीबों का आर्थिक उदय हो, भौतिक उदय हो, और अमीरों का नैतिक और आध्यात्मिक उदय हो, मोरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द रीच। अमीरों का नैतिक उदय, गरीबों का भौतिक उदय हो, तो फिर सर्वोदय होगा। तो कोई पूछ ले सर्वोदय क्या है, तो बोलोगे समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। सर्व का दो संदर्भ है, सभी का सभी प्रकार से। सभी का मतलब क्या है? स्त्री का, पुरुष का, अमीर का, गरीब का, और सभी प्रकार से का आशय है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। उदय ही सर्वोदय है। ये कल्पना है उनकी, वास्तव में साकारित करना बड़ा कठिन काम है, परंतु ऐसी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है। सर्वोदय, सर्व उदय, सभी का उदय। उधर साइड में एक भगवान बुद्ध हैं,
जो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं विचरण करो, चारों तरफ विचरण करो। किसके लिए? बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय, बहुतों के हित के लिए और बहुतों के सुख के लिए। और गांधी जी ने कहा कि सबके, तो एक दृष्टिकोण से लगता है गांधी का दायरा ज्यादा व्यापक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। बुद्ध जो थे वो मानव की प्रवृत्ति से परिचित थे। उनका मानना था कि कितना भी अच्छा काम कर लो, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे नाराज रहेंगे। सबका उदय हो ही नहीं सकता है, सबका हित हो ही नहीं सकता। अब कोई भी काम करोगे ना तो उसमें आप कहो कि सर्वजन हिताय हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मायावती जब थी तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय टाइप की बात की एक बार, कि हम सभी लोगों के हित में काम करेंगे, सभी लोगों के सुख में भी काम करेंगे। एक बार इसकी ऐसी चर्चा आई उभर के, परंतु क्या कोई ऐसा काम हो सकता है क्या जिससे सभी लोग सुखी हो जाएं? अगर आप ब्लड भी अपना दान दोगे ना डेली बेसिस पे, तो कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, बड़ा इसका नाम हो रहा है। आप अपनी संपत्ति दान करोगे ना, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, ठीक नहीं है, इसका बड़ा नेम फेम हो रहा है। आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है ना कि आप चाहे जितना अच्छा समाज के लिए काम करो, कुछ लोग तो नाराज आपसे रहेंगे ही रहेंगे, सबको खुश नहीं कर सकते हो आप। बुद्ध मानव की प्रवृत्ति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण करो। और बुद्ध की बातें आर्य सत्य हैं, अटल सत्य हैं, काट नहीं सकता है कोई बुद्ध की बातों को। आज भी बुद्ध की प्रासंगिकता है। 2500 साल के बाद आईएएस में सवाल पूछा है, बुद्ध की प्रासंगिकता बता दीजिए। 2500 साल लगभग 2600 साल लगभग हो गए, और 2600 साल के बाद सवाल आ रहा है आईएएस में, बुद्ध की वर्तमान कालीन प्रासंगिकता बताइए। अब वही नहीं, ये देखो अभी, हाँ, अभी एक हफ्ता पहले एमपीपीसीएस का एक सवाल आया, एमपीपीसीएस हो गया। एमपीपीसीएस मेंस में पूछा, मेंस में पूछ लिया उन्होंने, पूछ लिया आप शासन में बौद्ध सिद्धांतों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। समझो, इसका मतलब है कि जो 2500 साल पहले बताया गया था लगभग, आज भी उसका शासन में प्रयोग कर सकते हो। समझो कितना आगे तक का सोच रखे हुए थे महात्मा बुद्ध। उनकी बातें इतने सालों के बाद भी प्रासंगिक है। इधर में गांधी जी बोल रहे सबका उदय करो, अपने तो कर नहीं पाए सबका उदय, सिद्धांत आ गया, और सबका उदय करने के लिए गांधी टाइप का आदमी चाहिए, और हम में से कोई गांधी तो है नहीं। तो गांधी की बातों को लागू करने के लिए गांधी टाइप का आदमी चाहिए, और गांधी टाइप का आदमी खोजना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है गांधी टाइप का आदमी खोजना। उन्होंने अथक प्रयास किया कि सबका उदय हुआ कहां पे, खुद तो कर नहीं पाए। आक्षेप नहीं है, उल्टा नहीं लिखना है कि खुद नहीं कर पाए थे हम कहां से करेंगे, ऐसी बातें लिखनी नहीं है। उन्होंने जो सर्वोदय का विचार दिया, आदर्श, इस आदर्श का महत्व यह है कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हम कितनी आसानी से सर्वोदय को खोल के लिख सकते हैं। सर्व उदय, सभी का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। और सर्वोदय तब तक नहीं होगा जब तक समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का उदय ना हो जाए। तो सर्वोदय के लिए अंत्योदय आवश्यक है। अंत्योदय, अंत्योदय इज मस्ट फॉर सर्वोदय। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उदय। लिख लो, अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उपेक्षित, गरीब, निरीह व्यक्ति का भी उदय होगा, तब जाके सर्वोदय होगा। सबका उदय है,
अगर एक भी गरीब रह गया ना, एक भी उपेक्षित रह गया, इसका मतलब सर्वोदय नहीं हुआ। अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। किसने दिया ये? बहुत कठिन है विक्रम यादव रियल लाइफ में लिखना। देखो कि कैसे लिखना है एग्जाम में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इमोशनल होना नहीं है। आप जा रहे हो पब्लिक सर्विस में, तो किसके लिए? उदय के लिए जा रहे हो। संग लोक सेवा, तो लोक सेवा करोगे तो सर्वोदय तो होगा ही ना। समाज के सभी वर्गों के लिए करोगे, उस उदय का प्रयास करते हो। तो आप अगर यूपीएससी में सेलेक्ट होते हो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो आप लोक सेवा करोगे और जनता की सेवा करके सर्वोदय करोगे। गांधी की बात फॉलो करोगे, क्या दिक्कत है? जनहित में काम करना, अपने हित में काम मत करना। और जनता के हित में आपका भी हित समाहित है, समष्टि के हित में व्यष्टि का हित समाहित होता है। लोग बनने के बाद, लोक सेवक बनने के बाद लोक सेवा कम करते हैं, स्व सेवा करते, अपनी सेवा करते हैं। अपना उत्थान खूब कर लेंगे, जनता का उत्थान हो या ना हो, जनता का उत्कर्ष हो या ना हो, अपना उत्कर्ष खूब हो जाएगा। घर परिवार के सारे लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे, सबके पास गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, ऐसा खूब दिखाई देता है। ये सुनो, आप लोक सेवक बन रहे हो तो आप भी सर्वोदय की भावना लेकर जाओ कि हमें समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से उदय करना है, सर्वोदय करना है। क्या दिक्कत है इसमें? ये सुनो, सारे लोग बोलो सर्वोदय क्लियर। शब्द को बता दो, सर्वोदय क्लियर। ये छवि या रवि लिख रहे हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो मत लिखो। उससे ज्यादा उत्कृष्ट अवधारणा सर्वोदय है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जब लिखते हो, उपयोगितावादियों का थॉट है, वो मूल तत्व है उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स हैव एक्सेप्टेड मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर। ये देखेंगे जब इथिक्स आगे पढ़ेंगे, तो इसी टॉपिक में देख लेंगे आगे। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम के लिए आप हो सकता है कुछ लोगों को चोट पहुंचा दो, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से ज्यादा अच्छी अवधारणा है सर्वोदय, सबका हित, सबका उदय। उससे एक कदम आगे का कॉन्सेप्ट है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अच्छा कॉन्सेप्ट है, परंतु कुछ कठिनाई है। उससे ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट सर्वोदय, सबका हित। इट शुड बी क्लियर। सर्वोदय क्लियर? हाँ, सबका साथ सबका विकास। वेरी गुड, तुम्हारा फंडा बिल्कुल क्लियर है। जब तक नाम पढ़ता तब तक निकल गया। यस, सर्वोदय कम दिखने को मिलता है, बिल्कुल दिखने को कम ही मिलता है। बेंथम हीगल को मत जोड़ो उपयोगितावाद में, बेंथम मिल आदि जोड़ो। लिख रहा है बेंथम हीगल मिल। हीगल को क्यों लाओगे उसमें? बेंथम मिल आदि उपयोगितावादी दार्शनिक है। बेंथम मिल, बेंथम है, मिल है, सिजविक है, रेस्डल है, इन सबको उपयोगितावाद में लाओगे। आगे पढ़ेंगे, अभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा उपयोगितावाद, तो फिर उसमें देख लेंगे। इज इट क्लियर? वो साहब पहले टॉपिक का उत्तर लेखन सिखा दी। उत्तर लेखन सीखो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। एक दिन में तो उत्तर लेखन नहीं सीखोगे, लगातार प्रयास करते 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 सीख जाओगे। लगातार प्रयास करो, ठीक है? तो सर्वोदय हो गया। एक लिख लो सत्याग्रह, मतलब क्या है? पहले मीनिंग शब्दों का समझ लेते हैं जो उनके दर्शन में यूज किया गया है। सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। आग्रह का मतलब क्या है? यहां पे सत्याग्रह नोट कर लोगे। सत्य की विजय हेतु
नोट कर लोगे, सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष ही सत्याग्रह है। नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष, मोरल एंड स्पिरिचुअल फाइट जस्ट फॉर ट्रूथ ऑफ, जस्ट फॉर विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, इट इज नोन एज सत्याग्रह। नोट कर लोगे, सत्य की विजय हेतु, सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला, सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष ही, सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष ही सत्याग्रह है। नैतिक, मोरल एंड स्पिरिचुअल फाइट है ये, जस्ट फॉर विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष। हम संघर्ष करते हैं बट मोरली संघर्ष करते हैं, स्पिरिचुअली क्लैश संघर्ष करते हैं। ये सत्याग्रह, कभी पूछ ले सत्याग्रह का आशय बताओ। सत्य के लिए आग्रह, आग्रह कैसा? हिंसा पूर्वक आग्रह नहीं करेंगे, नैतिक तरीके से, अहिंसक तरीके से आग्रह करेंगे कि भाई सत्य की विजय होनी चाहिए। अच्छा, सत्याग्रह कौन करेगा? सत्याग्रह करने वाले को हम सत्याग्रही कहते हैं। और सत्याग्रही के 11 उसमें गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, जिसे हम लोग एकादश व्रत कहते हैं। नोट कर लो, एकादश व्रत। सत्याग्रह वही कर सकता है जिसमें जो इन 11 व्रतों से युक्त हो। व्रत का मतलब दृढ़ता पूर्वक पालन होना चाहिए, उसको हम व्रत कहते हैं। व्रत, व्रत जिसका पालन हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं वह व्रत कहलाता है। कई लोग व्रत रखते हैं, हम उन चीजों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। कौन से एकादश व्रत है? एकादश का मतलब 1 और 10, 1 और 10 का मतलब 11। नोट कर लोगे 11। कभी पूछ सकता है सत्याग्रही के लक्षण क्या हैं? सत्याग्रही में 11 लक्षण होना चाहिए। कौन कौन से लक्षण है? नोट करोगे, सत्य, अहिंसा, अंत्योदय बता देंगे, अभी अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, अंत्योदय है। सत्याग्रह के लक्षण, सत्याग्रही के लक्षण क्या है? लिख लो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 ये हो गए। शारीरिक श्रम, स्वदेशी, सर्वधर्म संभाव, 11 होने चाहिए। अभय और स्वाद और अस्पृश्यता निवारण। प्रिंटेड नोट से देख लोगे, लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो। एक सत्याग्रही को 11 व्रतों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रही के 11 लक्षण होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, मतलब टचेबिलिटी को हटाओ, अस्पृश्यता निवारण। उसके बाद है स्वदेशी, शारीरिक श्रम एंड सर्वधर्म समभाव। टोटल 11। अगर ये 11 रटे हो, रट लो, समझ लो, प्रत्येक वर्ष लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो आपके ऊपर निर्भर है। जहां मौका मिले इसमें से कुछ खींचकर लिख डालो। मान लो पूछ लिया भ्रष्टाचार पे कोई सवाल, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित कैसे करोगे? तो एक गांधी के अनुसार बताओ। गांधी मतानुसार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह की भावना को
जनमानस में बढ़ावा देना चाहिए। अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, तो भ्रष्टाचार रुकेगा। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना। तो लोग भ्रष्ट आचरण क्यों करता है? आवश्यकता से अधिक संपत्ति ग्रहण करने के लिए चाहता है सब मेरे पास आ जाए। परिग्रह की भावना रखेगा तो करप्शन करेगा। तो गांधी कहते अपरिग्रह हो, अपरिग्रह हो, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय न करो। कई लोगों के पास घर है, मकान है, गाड़ी है, संतुष्टि नहीं है, चाहते कि और 2 प्लॉट हो जाता ना तो बेहतर होता। तो भ्रष्ट आचरण में लिप्त होता है वो। घर में ठीक ठीक सरकार पैसा दे रही है महीने का, मगर उसे संतुष्टि नहीं है, चाहता कि और अधिक इकट्ठा हो जाता, थोड़ा 2-4 खोखा हो जाता बैंक में, कहीं कहीं पे थोड़ा ब्याज पे पैसा लगा देते कहीं कहीं पे। परिग्रह का भाव, तो करप्ट चीज में इन्वॉल्व होगा वो। अब परिग्रह होना चाहिए। तो लिख रहे हो भ्रष्टाचार जोड़ रहे हो गांधी से, लिख रहे हो सांप्रदायिकता जोड़ रहे हो सर्वधर्म संभाव से। सांप्रदायिकता का निवारण करने के लिए हमें एकादश व्रत में वर्णित सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। भारत का आत्मनिर्भर अभियान लिख रहे हो, भारत चाहता है आत्मनिर्भर हो जाए। डिफेंस सेक्टर में खूब प्रयास कर रहे हैं हम लोग, चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में गांधी की स्वदेशी की अवधारणा बड़ा सपोर्ट करती है। स्वदेशी वही तो है आत्मनिर्भर, कनेक्ट कर देंगे। अगर आपने ये याद रखा है तो हर एक साल लिख रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है कहां खोज के लिख रहे हो, बट लिखा जा सकता। आप तो एक ऐसा 50 पेज की एक नोट्स बनाओ, एक ऐसी कॉपी बना लो जिसमें वैसी बातें लिखी रहे जो कई जगहों पे यूज होंगी। निबंध में यूज कर रहे हो, सोशल इश्यूज में यूज कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हो, इथिक्स में कर रहे हो, सेकंड पेपर में कर रहे हो, जहां मौका मिल रहा है वहां से उनको यूज कर रहे हो। और ऐसा है जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे गांधी के एकादश व्रत कई जगहों पे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना। कई, 1-2 नहीं, कई जगहों पर। यह जरूरी नहीं कि एकादश व्रत पूछेगा तब 11 लिखेंगे। अगर हमारे पास 11 व्रत का डिटेल जानकारी हो, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के 1-2 पॉइंट निकाल के लिख डालेंगे। ऐसा स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो फिर तो पहला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है, नहीं तो 5 साल भी कम है इसकी तैयारी में। ध्यान देना। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? मेरे नाम का भी आशय। अभय मतलब है निडरता, साहस होना चाहिए। अभय, आप लक्ष्य सिद्धि में हो और डर डर के काम कर रहे हो तो लक्ष्य की सिद्धि और प्राप्ति नहीं होती है। शुड बी क्लियर। एक शब्द बार बार आता है इनके दर्शन में, हृदय परिवर्तन। ये सत्याग्रह के द्वारा सामने वाले का हृदय परिवर्तन करते थे। तो हृदय परिवर्तन का मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, ये बाईपास सर्जरी नहीं है। हृदय परिवर्तन का संदर्भ है मनोवृत्ति परिवर्तन। नोट कर लोगे, यह एक तरीके का मनोवृत्ति परिवर्तन है। और हृदय परिवर्तन करने के लिए वो बार बार यूज करते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह के द्वारा हृदय परिवर्तन करते थे, सामने वाले को मनोवृत्ति परिवर्तन, सामने वाले में सुधार आता था, सुधर जाता था, अच्छा काम करता था उसके बाद। तो हृदय परिवर्तन शब्द आया है गांधी की फिलॉसफी में। हृदय परिवर्तन वास्तव में एक प्रकार का मनोवृत्ति परिवर्तन है। आपने उनका मनोवृत्ति ही बदल दिया, सोच ही बदल दी, उनका विश्वास और मत ही बदल दिया, उनकी पसंद आपने बदल दी, उनकी कार्य प्रणाली आपने बदल दी। हम कहेंगे हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होता है। गांधी सत्याग्रह करके हृदय ही परिवर्तन करते थे। वास्तव में अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन तो कभी नहीं हुआ। हृदय परिवर्तन होता तो भारत में रच बस जाते।
जितने भारत पे आक्रमणकारी है आए, भारत के अंग बन गए, विलीन होके इसी में रह गए। शक हो, कुषाण हो कोई हो, यहीं पे रच बस गए, मिट्टी में विलीन हो गए। अंग्रेज जैसे आए थे चुपचाप निकल गए। उनका वास्तव में कहना कि ये हृदय परिवर्तन करा दिया गांधी ने, बड़ा कठिन काम है, मगर इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ोगे तो लगेगा क्या जबरदस्त थॉट दिया है गांधी जी ने। हृदय परिवर्तन, सत्याग्रह करते थे, दूसरे का हृदय परिवर्तन का, मनोवृत्ति परिवर्तन, सुधार की बात, एक प्रकार का सुधार है। पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन, पापी का, अपराधी का, सबका वो हृदय परिवर्तन कराना चाहते थे। तो इसका हृदय परिवर्तन को डिटेल से जान लेंगे, बट ये जानना हृदय परिवर्तन एक प्रकार का मनोवृत्ति परिवर्तन है। और ये किसके माध्यम से होता था? सत्याग्रह के माध्यम से होता था। इज इट क्लियर? गांधी बड़े अच्छे फिलोसोफर हैं। अभय का मतलब होता है निडरता, चैतन्य धोने। अभय में साहस, निडरता, भय रहित होना, अभय शब्द से खेल जाओ, अभय, भय नहीं। पूछ रहा अभय का मतलब क्या है? अब अभय मैं कैसे समझाऊं अभय का मतलब? और जहां पे लगता है उसका मतलब नहीं होता है। कई बार और काउंटर करने के लिए, तो भय नहीं हो, तो भय नहीं होगी तो निडरता होगा, साहसी होगा। भय नहीं हो गया काम, भय नहीं, अभय है। ये सुनो, शब्द से खेलने की आदत डालो। बहुत सारे शब्द को खेल दोगे ना, उत्तर निकल जाता है। नहीं तो लोग शब्द अलग याद रखते हैं, उसका मीनिंग अलग याद रखते हैं। ऐसा नहीं हो, कई जगहों पे शब्द से खेल के लिख सकते हो। अभय, निडरता, साहस। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। कल गांधी, पूरी चर्चा गांधी पे केंद्रित होगी। गांधी के जितने सवाल होंगे उनको निपटा देंगे। लास्ट में हम गांधी के सवालों को दिखा देंगे। ये देखो गांधी पे सवाल, कौन कौन सवाल आए हैं। एक तो सवाल यही देख लो, अभी कब का सवाल था ये? ये 18 में सवाल पूछ लिया। कितना बढ़िया सवाल है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2018, अब 2018 महात्मा गांधी के विचारों पे। कई सारे लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों के महत्व, विचार के महत्व पे पूछा है। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी पूछा, महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता बताइए। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। 15 में गांधी जी आ गए अफ्रीका से लौट के, भाई चंपारण आंदोलन कर दिया, खेड़ा कर दिया, अहमदाबाद कर दिया, सत्याग्रह 3 शुरुआत में हो गए। असहयोग आंदोलन कर दिया, सविनय अवज्ञा कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, बीच में पूना पैक्ट और वो गोलमेज सम्मेलन में भी भाग ले लिया। अरे ये सब लिखोगे इसमें? पूछा जा रहा है विचारों का महत्व और आप लिख रहे हो फैक्ट, कब आया, कब क्या क्या किया। पूछा कुछ और, लिख दिया कुछ और। लोगों ने डिस्कस करा रखा है। मेरे डिस्कशन के बाद पलट के सुन लोगे ना, तब समझ में आएगा लिमिटेशन कई लोगों का। इनका लिमिटेशन क्या है? डिमांड कुछ और, सप्लाई कुछ और। ये मैं उनके द्वारा बता रहा हूं जो इतिहास के, ये इसका डिस्कशन बेसिकली, ये तो इतिहास का सवाल है। तो चूंकि मैं इथिक्स पढ़ाता हूं, इथिक्स में महात्मा गांधी पढ़ना है, और इतिहास में भी महात्मा गांधी पे जब जाते हैं लोग ना, तो वैचारिक पक्ष कम, उनके तथ्यात्मक पक्ष पे ज्यादा विवेचना होती है। ये गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो क्या हुआ था वहां? दांडी यात्रा कितने लोगों के साथ शुरू किया था और क्या किया, कितने दिन में पहुंचे और क्या बना के क्या कर दिया उन्होंने। बातें ज्यादा होती है, वैचारिक पक्ष की विवेचना कम होती है, ये ध्यान रखना आप।
तो हम लोग वैचारिक पक्ष को देखेंगे, विचारों का महत्व बताइए, तो कौन कौन से विचार हैं, उन विचारों के महत्व पे प्रकाश डाल देंगे। अब पूछा है गांधी के विचारों पर प्रकाश डालिए वर्तमान समय में, 10 महत्व बता देंगे, 10 महत्व कम से कम लिखेंगे, बजाय कि एक को लंबा खींच दें। समझ में आया? पढ़ने के बाद विचारों के महत्व को, क्योंकि यहां हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। थैंक यू।